हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अगेन वेलकम आप सभी का। तो भाई कैसे हो आप सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है आपका सॉलिड स्टेट। तो लास्ट क्लास में हमने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये हमारी सॉलिड स्टेट की क्लास नंबर 7 है। इस क्लास में मेनली हम डिस्कस करेंगे आपका पोजीशन ऑफ, है ना, पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी एंड बीसीसी, सॉरी एफसीसी एंड एचसीपी। एफसीसी को हम सीसीपी भी बोलते हैं। कहीं पे अगर सीसीपी लिखा हो उसका मीनिंग एफसीसी ही होता, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट क्लास में। ठीक है, नमस्कार सूर्या, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बने हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, क्यूबिकल वॉइड कैसे बनते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनते हैं, उसके ऊपर एक डिटेल क्लास हो चुकी है, आप सभी ने वो देख भी ली होगी, है ना। हेलो मृदुल, हेलो राहुल, वेलकम। ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरा क्या है कि आपका एक तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट इससे रिलेटेड फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कई बार लोकेशन पूछ लेते हैं आपसे, तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे जी, जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ लाई करता है, ठीक है ना। एंड इसी टॉपिक को आप जब समझोगे, यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा स्पाइनल के बारे में भी आइडिया दूंगा। स्पाइनल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक आपका मिक्स ऑक्साइड होते हैं। स्पाइनल क्या होते हैं, मिक्स ऑक्साइड। तो आपको ये जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको स्पाइनल्स पढ़ाए जाते हैं कि नॉर्मल स्पाइनल्स एंड इनवर्स स्पाइनल, है ना। तो वहां पे भी आपका इसका यूज होता है ना। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर भी इस टॉपिक का थोड़ा सा यूज होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो भाई ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि ये कैसे बनते हैं। मैंने लास्ट क्लास एक पूरी टेट्रावॉइड्स के ऊपर ली थी, जहां पे मैंने रेडियस रेशियो भी बताया था कि जो रेडियस ऑफ वॉइड है एंड रेडियस ऑफ एटम है उनके बीच का क्या रेशियो होता है। ट्रायंगुलर, स्क्वायर प्लेनर, क्यूबिकल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सब पढ़ाए थे। अब चलो जी सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। बिल्कुल, तो पहले हम बात करेंगे जी एफसीसी के अंदर। जितनी भी अभी मैं ये बातें कर रहा हूं एक बात नोट कर लेना, अभी जो मैं बताऊंगा आपको वो एफसीसी के अंदर बताऊंगा, एफसीसी सीसीपी, ठीक है ना, एफसीसी एंड सीसीपी। उसके अंदर मैं आपको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन बताऊंगा। यस, AB2O4 होता है, इसे हम स्पाइनल्स बोलते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप, है ना। ये रहा। चलिए, तो सबसे पहले हम सीसीपी के अंदर या एफसीसी के अंदर टेट्राहेड्रल पॉइंट्स की बात, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। देखो, इससे जो दूसरा टॉपिक है ना, मैं आपको NaCl की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। वहां पे भी मैं बोलूंगा कि जो एटम्स है वो कॉर्नर पे हैं, फेस के सेंटर पे हैं। एंड जैसे ऐसे बोलूंगा मैं वहां पे कि भाई सोडियम तो है कॉर्नर पे है, लेकिन जो Cl नेगेटिव है वो टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे लाई कर रहा है ना। तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कहां पे टेट्राहेड्रल होता है कहां पे ऑक्टाहेड्रल होता है, जब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। गुड आफ्टरनून छोटू, गुड आफ्टरनून, वेलकम। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूं कि पहले हम एफसीसी की बात कर रहे हैं, सीसीपी की, एचसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 स्फीयर सेंटर। इसका तो हमें पता ही है। अगर आप बात करेंगे टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 जो होते हैं आपका एटम वो आपका एक प्लेन में होते हैं और 4th एटम जो हम वो इनके ऊपर रख देते हैं यहाँ पे। तो इसका तो पता ही है। और ये जो स्फीयर यहाँ पे बचता है, ये जो आपका यहाँ पे वैकेंट स्पेस बचता है, इसी को हम वॉइड बोलते हैं, इसी को हम वॉइड बोलते हैं। समझिए ना बात। तेरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 1 कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर। एक जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होता ना वो किस किस से मिलके बनता है, एक तो कॉर्नर से एंड 3 आपका फेस के सेंटर से मिलके बना होता है।
कैसे दिखता है, आइए बनाते हैं, समझते हैं। और भाई किसी को भी समझ में ना आए वो जब भी तुरंत बोलेगा कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक भाई बहुत बढ़िया टॉपिक है ना अपने आप में। और जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड के जो लैटिस स्ट्रक्चर है ना, वो जब भी समझ में आएंगे जब आपको ये समझ में आएगा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो वो लैटिस की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे, और इनके ऊपर भी फॉर्मूला बनाने वाले काफी बेहतरीन क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा एंड ये हमने क्यों बनाया। अब देखिए आपने बोला है, मैंने आपको बता दिया कि एफसीसी की बात होती है ना, तो यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम है, ठीक है। उसके बाद मान लो ये जो बाहर वाला फेस दिख रहा है इसका एक एटम ये हो गया बाहर वाले फेस का। इसी प्रकार ऊपर वाले फेस का ये हो गया, यहाँ पे ऊपर वाले फेस का ये हो गया, और पीछे वाले फेस का एक वहां पीछे भी तो रहा होगा ना आपका, तो जो फेस है उसका थोड़ा सा इसको मैं और नीचे बना देता हूं, चाहे यहां पे बना लेते हैं, ठीक है ना। ये अब इन तीनों को, यानी कि देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये वाला ऊपर वाले फेस का सेंटर, इसको भी चाहे आप थोड़ा सा दूर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा दूर बना लीजिए चाहे, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसको आप कहा यहीं पे बना लीजिए कुछ ऐसा, ये ऊपर वाले का एंड ये। अब इन तीनों को मिला के देखो आप, इन तीनों को जब आप मिलाओगे यहां से इस पॉइंट से, ये मिलाया, इसको इसने आपको यहां से मिलाया, इसने आपको यहां से मिलाया, इसको आपने यहां पे एंड इसको इससे, क्या आपको एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही है? क्या आपको यहां पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रही है? बिल्कुल ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो वही मैंने बताया कि जो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है ना, वो एक कॉर्नर एंड तीन जो उसके फेस होते हैं, क्योंकि एक कॉर्नर से यही तीन फेस जुड़े हुए हैं, है ना, इस कॉर्नर से ये तीन फेस जुड़े हुए हैं, एक ये ऊपर वाला, एक ये बिल्कुल ये वाला एंड एक पीछे वाला, तो तीन फेस। इन फेस के सेंटर से यहां कहीं वैकेंट स्पेस रहा होगा, यहां पे एक खाली स्पेस रहेगा, इस खाली स्पेस को ही हम टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। और ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है ना, ये बॉडी के डायगोनल पे ही बनता है ना, ये आपका बॉडी के डायगोनल पे ही बनता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैंने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? एक कॉर्नर और उसी कॉर्नर से रिलेटेड तीन फेस के सेंटर को जब आपस में मिलाओगे, और आप सभी को पता है, देखिए ये जो फेस का सेंटर होता है ना, ये जो आपका यहां पे फेस का सेंटर, ये इससे टच कर रहा होगा ना, इस ये वाला टच। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको वैसे समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए भाई ये आपका फेस वाला आइटम ऐसे यहां पे, और ये आपका ये कॉर्नर वाला है, ये आपका पीछे वाले फेस का ये, एंड ये आपका ये, देखो इसको आप समझो यहां पे, है ना, इसको समझोगे तो यहां पे आपको इस बॉडी के डायगोनल पे ही एक वैकेंट स्पेस नजर आएगा, उसी को हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्या ये पॉइंट आपको सभी को समझ में आ गया? कमेंट करके बताएंगे भाई, कमेंट करके बताएंगे। जरूरी नहीं है कि आप ये देखो, यहां से मैं नीचे ले लेता हूं, अब इसको देखो मैंने ये नीचे ले लिया जी, कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो ये इस फेस का सेंटर, ये इस बाहर वाले फेस, ये इस बाहर वाले फेस का सेंटर, और एक ये इस नीचे वाले का सेंटर। इनको मिला दो आपस में। जैसे ही आप इनको आपस में मिलाएंगे, इसको देखिए आप यहां से इसको मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, एंड इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ, तो ये भी एक टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है, ये भी एक टेट्राहेड्रल। और यहां पे तो ये देखो, इस पूरे को अगर आप मिला दोगे ना, इस पूरे को अगर आप मिला दोगे यहां से यहां, तो आपको ये नजर आएगा कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। स्टूडेंट्स मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। और कितने बॉडी डायगोनल होते हैं हमारे पास एक क्यूब के अंदर? तो एक क्यूब के अंदर हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, एक क्यूब में हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अगर एक बॉडी डायगोनल पे 2 हैं तो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहे होंगे। बात हो रही है एफसीसी की, बात हो रही है सीसीपी की। समझ में आई मेरी बात? तो देखिए पहला पॉइंट बहुत जबरदस्त पॉइंट था कि 1 tetrahedral void is formed by 1 corner and 3 face center. Next point, this is also very much important. There is 1 tetrahedral void below each corner and it is present at a distance of 3 under root 3a by 4 from each other.
देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, यहां से इसको भी समझिएगा कि ये क्या बात आ गई जी। नहीं, पहले आप नीचे वाले पॉइंट को समझ लो, ऊपर वाला एकदम से आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पे क्या बोला गया, टेट्राहेड्रल आर फॉर्म्ड अलोंग बॉडी डायगोनल एंड देयर आर टू टेट्राहेड्रल ऑन ईच बॉडी डायगोनल, है ना। तो ईच, हर एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल मिलेंगे। कितने डिस्टेंस पे? वो आपका √3a/4 डिस्टेंस पे होते हैं। क्यों होते हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और पढ़ लीजिए, देयर आर 8 टेट्राहेड्रल on one FCC unit cell and all are completely inside the unit cell। भाई यहां पे 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, एक FCC के अंदर 8 टेट्राहेड्रल होते हैं, और आठों के आठों उस एक ही यूनिट सेल के अंदर लाई करते हैं। आठों के आठों वो उस एक ही यूनिट सेल के अंदर लाई करते हैं। अब मैंने ये कहा, ये कैसे मैंने कह दिया, देखो अब मुझे बताओ कि जो पूरा बॉडी का डायगोनल होता है ना आपका, जो पूरा बॉडी का डायगोनल है, मान लो कि एक आपका बॉडी का डायगोनल है ना, ये मान लेते हैं ये बॉडी का एक डायगोनल है। तो बॉडी का जो पूरे की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो आप कहोगे जी ये तो आपका √3a होता है। अगर मैं बात करूं जी हाफ कितना हो जाएगा, यहां हाफ, तो हाफ कहोगे जी हाफ तो ये √3a/2 हो जाएगा। और इसका भी हाफ, बॉडी डायगोनल का जो हाफ होता है ना, वो तो बॉडी के सेंटर पे होता है, वो तो बॉडी के सेंटर पे होता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है। तो बॉडी के, अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे एक एटम रखा हुआ है, तो अगर इसका डिस्टेंस पूछेगा तो वो होता है √3a/2। बट इसका भी हाफ जब करोगे ना, हाफ ये वाला एंड यहां पे हाफ ये वाला, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना इस क्रॉस से और ये, यही यहां पे आपका बनता जी टीवी बोले तो टेट्राहेड्रल बनता है। तो इस √3a/2 का भी हाफ कर दीजिए, एंड इसका जो हाफ होता है वो आपका √3a/4 होता है। कितना होता है? √3a/4 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था कि भाई आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कॉर्नर से बताओ कि एक टेट्राहेड्रल का नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, समझ में आया? तो दो, अगर देखो आपस में पूछे ना दो टेट्राहेड्रल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो कितना हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो वो तो √3a/2 हो जाएगा। लेकिन अगर कॉर्नर से पूछे कि कॉर्नर से जो आपका टेट्राहेड्रल है उसका डिस्टेंस कितना होता है, तो हम कहेंगे नियरेस्ट पूछे तो, क्योंकि हो सकता है भाई कॉर्नर तो ये है, आप शायद इस टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस तो अलग आएगा, है ना। ये रहा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसमें कमेंट कर दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर बार बार ये चीजें एक्सप्लेन नहीं होंगी। अभी पूछ लो किसी को डाउट है तो ये जो डाटा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको, और वही बातें जो मैंने पढ़ाई है, हाँ यहाँ पे थोड़ा वर्डिंग में लिखी हुई है। वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स फाउंड इन द फेस सेंटर्ड। अभी हम सिर्फ टेट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, these are located slightly towards the center from each corner, यानी कि ये कॉर्नर से थोड़ा सा जो सेंटर होता है बॉडी का उसकी तरफ होते हैं, ठीक है, ऑफ द यूनिट सेल 1/4 वे अलोंग द बॉडी डायगोनल। आ गया ना। अगर बॉडी डायगोनल आपका √3a होता ना, √3a होता ना, तो ये उसका 1/4 पे पाए जाते हैं। Hence, they are total 8 tetrahedral all located inside the unit cell. One of the tetrahedral shown in this, and यहाँ पे बताया गया है। तो जो रेडियस रेशियो मैंने निकलवा दिया था पहले, दोबारा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसको, हालांकि मैंने निकलवा दिया था भाई, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये वही बात आ गई ना, ये देखिए FCC है, FCC, तो ये देखो ये एक फेस का सेंटर हो गया, ये इस बाहर वाले फेस का सेंटर हो गया बाहर वाले, और ये इस नीचे वाले फेस का सेंटर हो गया। अब इनको मिलाया तो क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल, एंड टेट्राहेड्रल कहीं यहाँ पे बनेगा ये, और ये यहाँ पे आपका वैकेंट नहीं, ये तो कॉर्नर है पीछे वाला, ये तो कॉर्नर है पीछे वाला, तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बनेगा, इसी को टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलते हैं। और ये आपका जो बॉडी का डायगोनल होता है ना उसी के ऊपर बनता है,
ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये जो आपका वॉइड है उसकी रेडियस एंड जो ये एटम होते हैं उनकी रेडियस क्या होती है, मैंने निकलवाया है। इससे सेकंड लास्ट लेक्चर देख ला। अगर ये 7 है तो 5 नंबर का लेक्चर देखना, वहां पे मैंने काफी अच्छे से सोल्व करवाया। हालांकि यहाँ पे भी पूरा दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा कि जो रेडियस ऑफ वॉइड है, आर वी का मतलब है रेडियस ऑफ वॉइड, एंड यहाँ पे आपका जो आर है रेडियस ऑफ एटम, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 0.225। हालांकि मैंने इसको आर वी की जगह मैंने इसको स्मॉल आर बोला था वहां पे, एंड जो रेडियस ऑफ एटम है उसको मैंने कैपिटल आर बोला था, एंड वो आपका 0.225 के इक्वल आ गई थी, है ना। याद है ना ये सभी को, ये मैंने पढ़ाया हुआ है भाई। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कवर कर दिया है। नेक्स्ट अब चलते हैं जी सीधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। अब देखिए ऑक्टा, एफसीसी की ही बात चल रही है, अभी भी एफसीसी की ही बात चल रही है एक बार तो यहां पे देखिए octahedral geometry is represented by 6 sphere center। octahedral कैसे बनता है बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ये फेस सेंटर बस गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एज सेंटर लिख लेना। क्या लिख लेना यहाँ पे आप एज सेंटर लिख लेना। तो देखिए सेकंड पॉइंट पढ़िए भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। वन octahedral void is formed by 2 corner, 2 कॉर्नर से बनता है, एंड 4 एज सेंटर। एज का जो सेंटर होता है ना, एज का जो सेंटर होता है 4 ऑक्टाहेड्रल। देखो एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं 12, और एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। तो ये तो 2 आपका जो है 1 octahedral void is formed by 2 corner and 4 edge center से वो मिलके आपका बनता 4 एज सेंटर। फेस की जगह एज लिख लेना बस। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा ना। 1 octahedral void is formed by all 6 फेस सेंटर, है ना, और वो बनता आपका बॉडी के सेंटर पे। तो देखो 12 तो आपको ऐसे मिलेंगे, देखो ना इसको समझना क्या कर रहा हूं। 12 octahedral void ऐसे होते हैं जो 4 एज सेंटर एंड 2 कॉर्नर से मिलके बनते हैं। मतलब 4 एज सेंटर का मीनिंग क्या हुआ मैं समझाता हूं, इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। एंड एक आपको octahedral void ऐसा भी मिलेगा जो 6 के 6 फेस सेंटर है ना उनसे टच करता हुआ होगा, और वो आपका बॉडी के सेंटर पे मिलता है, वो एक ही होता है, वो आपका एक ही होता है। तो octahedral void formed by the body center as well as each edge center। तो देखिए जो आपका octahedral void बनता है ना, वो एक तो बन जाएगा बॉडी के सेंटर पे, और और एक तो बन जाएगा बॉडी के सेंटर पे, और बाकी जो रहेंगे वो एज के सेंटर पे रहेंगे, एज के सेंटर पे रहेंगे। तो नंबर ऑफ octahedral voids पर यूनिट सेल की बात करोगे तो देखिए 12 जो है ना void बनते हैं एज के सेंटर पे, 12 void बनते हैं एज के सेंटर पे। लेकिन एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अगर हम एक यूनिट सेल में बात करें कि इस void का कितना पार्ट आ रहा है तो वो 1/4 आएगा, है ना। तो ये 12 ये रहा, एंड एक पूरा बॉडी के सेंटर पे। अगर आप देखोगे तो 4 ही voids होते हैं, अगर आप देखोगे तो 4 ही voids होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, आओ जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत अच्छे से, इसको भी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था कि भाई एक तो मैंने पहला पॉइंट ये कहा था कि 2 कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, ठीक है। 2 कॉर्नर और 4 एज सेंटर। 4 एज सेंटर कैसे होते हैं देखना भाई, मैंने ये कहा कि यहां पे एज का सेंटर है ये, ठीक है। तो एक जो बनेगा आपका, मान लो कि इसको आपने कुछ ऐसा मान लिया है, ठीक है, इसको आपने कुछ ऐसा मान लिया यहां पे। तो देखना octahedral कैसे बनेगा, एक अगर एज का ये सेंटर है तो एक इसके ऊपर भी एज रही होगी, है ना। अरे इसके ऊपर भी तो एज रही होगी, वो एक इसके जो है, इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको समझाना। एज के जो सेंटर वाला होता है इसको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये मान के चलो भाई आप एक एज सेंटर पे तो कितनी 12 है, तो हर एज के सेंटर पे एक आपका octahedral void बनता है। हर एज की सेंटर पे आपका एक octahedral void बन जाता है, हर एज की सेंटर पे। तो कितनी एज होती हैं 12, तो 12 octahedral होते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो कम होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका कम होता है। वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में ना आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा,
ठीक है ना। ये तो ये जो नजर आ रहे ना, ये है आपका ये ऑक्टाहेड्रलोइड सी है। अब एक और पॉइंट यहां पे ये आया कि भाई आपका जो 6 के 6 बॉडी सेंटर है, ये वाला बॉडी सेंटर इस फेस का सेंटर, सॉरी बॉडी सेंटर नहीं फेस सेंटर, ये वाला फेस का सेंटर, ये वाले फेस का सेंटर, ये वाले फेस का सेंटर, ये वाले फेस का सेंटर, ये बाहर वाले फेस का सेंटर, ये नीचे वाले फेस का सेंटर, अगर आप इनको आपस में मिला दोगे ना, यहाँ पे ये आपस में तो जुड़े हुए होते हैं, आपस में तो ये जुड़े ही हुए होते हैं ना, ये एक ऊपर एंड एक नीचे, तो यहां पे भी आपका एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा। समझ में आ रहा है? 6 के 6 फेस सेंटर जब एक दूसरे को टच करेंगे ना, तो वहां पे भी है ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर, जो आपका इस क्यूब का सेंटर होता है ना, सेंटर ऑफ क्यूब, सेंटर ऑफ क्यूब पे ना 6 फेस सेंटर जब आपस में कनेक्ट होंगे, उनके बीच में एक जगह खाली रह जाती है, उसी जगह को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। उसी जगह को हम आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, उसी जगह को ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो तरीके से बनते हैं, एक तो एज के सेंटर पे बनते हैं, 12 होंगे ऐसे, लेकिन ये जो वर्ड यहां पे बनेगा ना इस एज के सेंटर पे, ये 1/4 टाइम्स ही इस यूनिट सेल के अंदर आएगा, 1/4 टाइम्स ही इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। ये तो पूरा ही आ गया ना, ये वाला जो वर्ड है ना जो बॉडी के सेंटर पे बना, ये तो कंप्लीटली इसके अंदर आ गया है ना, लेकिन जो एज के सेंटर पे जो बना है ना वो कंप्लीटली नहीं आता, इसका 1/4 आता है। तो ऐसे ऐसे 12 है, तो टोटल अगर आप बात करोगे इस यूनिट सेल के अंदर आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड नजर आएंगे। 4 कैसे? एक तो ये वाला पूरा ही आ गया, और ये 12 है, कंट्रीब्यूशन 1/4 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा 3, दोनों का ऐड करोगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नियरेस्ट डिस्टेंस, मैंने पॉइंट पूछा आपसे, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड कॉर्नर, बताओ कितना होगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और एक कॉर्नर के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई पूरी ए थी, तो ये कितना हो जाएगा a/2, कितना हो जाएगा a/2। देखो अगर आपने याद हो ना, मैंने कहा था जब अगर कोई क्रिस्टल दिया हो तो वहां पे, अब मैं मान लो NaCl पढ़ाऊंगा या और कोई पढ़ाऊंगा ना, वहां पे बताऊंगा कि क्लोरीन कहां पे है, सोडियम कहां पे है, तो वहां पे अगर नियरेस्ट नाइबर पूछे ना तो वो कहानी अलग हो जाएगी। फिर एक तो मैंने नियरेस्ट कहानी SCC में पढ़ाई थी, नियरेस्ट नाइबर, BCC में पढ़ाई थी, FCC में पढ़ाई थी। अब नियरेस्ट नाइबर चेंज हो रहा है। आप देखो, अगर आपने मान लो इस एज सेंटर के यहां पे अगर आपने कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर कोई कटायन रख दिया ना, तो अब नियरेस्ट नाइबर चेंज हो जाएगा FCC के अंदर, कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। स्टूडेंट क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो सभी को ये समझ में आ गया क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला क्या फंक्शन है? कमेंट कीजिए जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जिसको समझ में ना आया वो बताओ, मैं दोबारा से समझा देता हूं। तो देखिए ये रहा, दोबारा से ये पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि एक तो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होगा, मतलब 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर को टच करता हुआ और 4 एज सेंटर को टच करता हुआ बनता है। तो ऐसा मतलब एक क्यूब के अंदर एक एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 12 एज होती तो 12 तो यहां से आ गए, ठीक है। अगर बात करें 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता 6 फेस को टच करता हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, वो कंप्लीटली आ जाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर है ना, a/2 दोबारा, ओके ठीक है, एंड एज वेल एज ईच सेंटर। ये मैंने इफेक्टिव बताया। अरे मैं ये कह रहा हूं, देखिए अगर मान लो एग्जामिनर कह दे कि आपके पास एक, देखो एग्जामिनर कैसे कहेगा और देखना, एग्जामिनर ऐसे कहेगा, भाई आपके पास एक XY नाम का क्रिस्टल है, XY नाम का FCC टाइप का क्रिस्टल है, FCC टाइप का क्रिस्टल है, ठीक है, और यहां पे बता दिया X पॉजिटिव इज एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो बताइए नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो बताइए कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, या नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा। एक तो क्वेश्चन ये मैंने पूछा, एक मैंने सीधा कहा कि आपके पास कोई AB क्रिस्टल है, FCC टाइप की लैटिस शो कर रहा है, जिसकी जो एज लेंथ है वो A है,
जिसकी एज लेंथ जो है वो a है, तो बताइए कि इसका नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा। इसका जो नियरेस्ट, देखो नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब नियरेस्ट नाइबर का मतलब सबसे जो इसका आसपास वाला कौन मिलेगा, चाहे वो कटायन हो चाहे वो कुछ भी हो, नियरेस्ट नाइबर। तो यहाँ पे भी नियरेस्ट नाइबर देखो। अब यहाँ पे जो नियरेस्ट नाइबर बनेगा ना, अगर x आपने ऑक्टाहेड्रल पे रख दिया ना, तो देखो नजदीक वाला कॉर्नर से ना, इससे नजदीक वाला तो यही है ना, यही है। क्योंकि अगर आप ये जाओगे, ये कितने पे चला जाएगा, ये तो √3a/4 डिस्टेंस पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, √3a/4 डिस्टेंस पे। देखना भाई कौन सी वाली, नहीं रूट पे नहीं, सॉरी, ये पूरा तो √3a/2 पे है ना, √3a/2 पे है, तो ये बड़ा है, सीधी सी बात है। लेकिन ये वाला जो ऑक्टाहेड्रल पे, यहां पे भी तो आपने x पॉजिटिव रखा होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है। अगर ये पूरी एज लेंथ a थी, तो ये तो एज का सेंटर तो हाफ वे लाई करता है, तो a/2 हो जाएगा। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए कि नियरेस्ट नाइबर, तो हम लिखेंगे a/2। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे आपका a/√2, a/√2। और इन दोनों में से अगर बात करोगे ना, a/√2 एंड a/2 कौन सा छोटा होता है, तो सीधी सी बात है यार, a/2 जो है ना वो ज्यादा छोटा होता है, a/2 जो है वो ज्यादा छोटा होता है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ गई, समझ में आ जानी चाहिए भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत बड़े वाली। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। देखिए नेक्स्ट अभी आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे ये दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम एफसीसी के अंदर ही ऑक्टाहेड्रल की बात करें, इन एफसीसी लैटिस वन कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, जिसे मैं बॉडी का सेंटर बोल रहा हूं। ऑल्सो देयर आर 12 octahedral voids with its centroid at the center of edge of the unit cell। जो यूनिट सेल का एज का जो सेंटर है ना, वो उस पूरे ऑक्टाहेड्रल का सेंटर बनेगा। देखो इसको अगर आप अभी भी थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे ना, मान लो कि आपको एक ऑक्टाहेड्रल बनाना है, इस पॉइंट पे ये समझ लेना बस कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहां पे एक एटम आप ऊपर दिखा दो, यहां पे ऐसे एक, यहां पे आप ऐसे दिखा दो, इनको मिलाना पड़ेगा बल्कि आपस में, ये और एक नीचे दिखा दो। इनको जब मिलाओगे मान लो एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा यहाँ पे, और वो जो ऑक्टाहेड्रल उसका ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। उसके बाद देखिए यहां पे क्या बोला है, hence 12 octahedral voids are shared by 4 unit cell। the total octahedral voids per unit cell in FCC कितना, एक तो ये बॉडी के जो सेंटर पे आ रहा है वही हो गया, 12 को 1/4 तो कितना आ गया, 4 octahedral voids होते हैं। और अगर आपको देखना, इन्होंने भी फेस सेंटर वाला दिखा हुआ है, एज सेंटर वाला दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बाकी दिखाया जा सकता है लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता रहा हूं तो सीधी सी बात है कि सही बता रहा हूँ, गलत तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पे ये 6 के 6 फेस के सेंटर है, जब मिलेंगे तो यहाँ बॉडी पे इसके ऊपर एक आपका वॉइड बन जाता है जिसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गए भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ये रेडियस रेशियो मैंने पढ़ा दिया था आपको, रेडियस रेशियो कैसे निकालते हैं वॉइड का एंड आपका एटम का, ये मैंने बता दिया था। तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों के लिए ये याद था, याद है ना आपको, स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर जो था उसके लिए मैंने ये सेम ही निकलवाया था आपसे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। इन सीसीपी या एचसीपी, सीसीपी या फिर एचसीपी, जो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब हमें ये पता कि जो हमारा एफसीसी होता है ना, वहां पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4 होते हैं, तो 4 का डबल कर दो 8, 8 आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, और मिल भी रहे हैं, 8 टेट्रा मिल भी रहे हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 है ना, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और 4 बॉडी डायगोनल इसका मतलब 8 हो गए। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, ये आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर मान लो वहां पे आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, n नंबर ऑफ एटम्स है, तो n ही आपका ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होते हैं n, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं आपका 2n, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं आपका 2n होते हैं। समझ पाए मेरी बात को। तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो आपका n होते हैं, एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो आपका 2n होते हैं।
स्टूडेंट जल्दी से बोलिए, फिर चलते हैं आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड भी बड़ा ध्यान से देख लेना भाई। सबसे पहली बात ये बोली गई है, एफसीसी, सब एफसीसी चल रहा है अभी तक। सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन अ कॉर्नर एंड नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। भाई एक कॉर्नर और सबसे नजदीक वाले टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? तो मैंने कितना बताया, √3a/4। इसको मैंने समझाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये भी मैंने बताया कि वो a/2 होता है। वो भी कितना होता है? a/2 होता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अगर आपके पास दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो यहां पे लिखा हुआ वो आपका a/√2 होता है। a/√2 होता है। कैसे हुआ होगा देखिए, कैसे हुआ होगा देखिए। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था भाई मैंने आपको। सॉरी, एक मिनट। देखिए, मैं अब ये कह रहा हूं, मान लो कि एक तो आपने यहाँ पे एज के सेंटर पे बना दिया, यहाँ पे एक तो आपने एज के सेंटर पे, या फिर आप ये वाला ले लो एक बार, है ना, आप ये वाला एज ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, और एक इसका बॉडी का, एक इसका ये। इनके बीच में आपको बताना कि कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में आपको बताना कि कितना। ये आपका बॉडी का सेंटर है एंड ये आपका एज का सेंटर है। तो ये इतना कितना होता है भाई आपका, ये इतना कितना होता? तो ये तो आपका a/√2 होता है, a/√2। एंड ये यहां से, मतलब इसको देखो, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो x है ना, x, और ये जो ये है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं आपका, ये कितना होता है जी, ये फेस का सेंटर है, और इसके फेस के सेंटर से ये कितना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ होगा ऑलरेडी। भाई अगर ये आपका a/2 है और ये आपका कितना होता है, आधा, यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका a/√2। तो हम क्या कर देते थे, देखो याद करो, a/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देते थे, a का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर। इसको मैं b मान लेता हूं, ये जो पॉइंट अगर o है ना, OX को मैं b मान लेता हूं। तो आप करेंगे a का स्क्वायर बाई 2 एंड यहां पे हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर, है ना, माइनस का a स्क्वायर, और ये आपका बनेगा b का स्क्वायर। ठीक लिखा मैंने? गड़बड़ी तो नहीं कर दी? कुछ गड़बड़ी कर दी भाई मैंने। यहां पे a/2 का स्क्वायर लिखो ना आप, a/2 का स्क्वायर लिखोगे तो वो बनेगा a का स्क्वायर माइनस 4। इसको सोल्व करोगे तो वो बनेगा a का स्क्वायर 2 एंड b जो आ जाएगा। अगर आप OX डिस्टेंस की बात करोगे तो ये OX डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हो गया जी आपका a/√2। कितना? a/√2। अब देखिए, हमें तो ये डिस्टेंस निकालना, अगर मैं इसको p पॉइंट बोल देता हूं तो देखो आप, इसका ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, इसको बता देते हैं, और ये आपका ये कितना होगा। तो देखो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको निकलवाया हुआ था। अगर आप ये देखो, ये आपका है जी आपका फेस का सेंटर और ये आपका बॉडी का सेंटर, इनके बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो a/√2 ही होता है, वो भी a/√2 ही होता, निकलवाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि ये जो p और x के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी अगर आप निकालोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी आपका a/√2 ही आएगा। क्या आएगा? a/√2 ही आएगा। समझ में आई ये बात? तो यहां पे यही बोला है कि ये x एज का सेंटर एंड ये p आपका बॉडी का सेंटर, यहां पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करता है, एंड यहां पे भी आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करता है। तो दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या क्या टेट्रा बोला है क्या इन्होंने? हाँ, पहले ऑक्टा बोला है। तो दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने डिस्टेंस पे होते हैं? a/√2 डिस्टेंस पे होते हैं। कितने पे होते हैं? a/√2 डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने डिस्टेंस पे होते हैं, तो वो a/2 पे होते हैं। टेट्राहेड्रल पूछे तो वो a/2 पे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल पूछे तो वो आपका a/√2 पे होते हैं। टेट्राहेड्रल कैसे भाई, टेट्राहेड्रल कैसे आ जाएगा वो भी निकाल के देख लेना यार, निकल जाएगा।
है ना, एक वो भी आ जाएगा आपका। तो दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो a/2 आ जाएगा। उसके बाद अगर लास्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, तो वो होता आपका √3a/4। एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, तो वो √3a/4 होता है। देखो इसको आप कुछ ऐसे यहां से समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो आपने बोला कि कॉर्नर से टेट्राहेड्रल का डिस्टेंस, तो ये कितना बताया हमने, √3a/4 बताया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि नियरेस्ट, और ये बताओ भाई ऑक्टाहेड्रल का, तो ये a/2 बताया मैंने, क्योंकि एच से देख लेंगे, हमें तो नियरेस्ट चाहिए। अब मैंने कहा कि इस टेट्राहेड्रल दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता आपका √3a/4, ठीक है ना, √3a/4। तो ये सारी बातें थी, आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये अगर आपको समझ में आ गया, अब इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं जी। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या बोलता है उसके ऊपर चलते हैं, उसको समझते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या बोलता है, तो इसके एप्लीकेशन में आते हैं जी न्यूमेरिकल। पहले एप्लीकेशन को तो पढ़ लेंगे, पहले हम एचसीपी की ओर बात कर लेते हैं। पहले हम एचसीपी की ओर बात कर लेते हैं। एचसीपी को बना बना के दिखाना बड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है, हाँ इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। हालांकि एफसीसी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एचसीपी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब ये एचसीपी क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, जो मैंने पढ़ाया था ना आपको हेक्सागोनल, वो वाला। तो यहां पे देखिए अगर आप बात करोगे टेट्राहेड्रल कितने होते हैं हेक्सागोनल में, तो देयर आर 20 पोजीशंस ऑफ टेट्राहेड्रल इन वन एचसीपी यूनिट सेल, ठीक है। तो 20 आउट ऑफ विच 8 आर कंप्लीटली इनसाइड यूनिट सेल, 8 तो पूरे के पूरे इनसाइड होते हैं यूनिट सेल के, एंड रिमेनिंग 12 आर शेयर्ड हैविंग कंट्रीब्यूशन 1/3, तो 12 का कंट्रीब्यूशन। तो 8 तो पूरे के पूरे अंदर ही आ गए, है ना, और जो 12 होते हैं वो आपका उनका 1/3 कंट्रीब्यूशन होता है। टोटल बात करोगे तो 12 ही आपके पास टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल आएंगे। और अगर आपको याद हो, सर फोर्थ पॉइंट नहीं समझा, फोर्थ पॉइंट नहीं समझा, फोर्थ पॉइंट कौन सा था, ये फोर्थ पॉइंट कौन सा था, 1 2 3 4, फोर्थ, ये a/2 समझ में नहीं आया, a/2 समझ में नहीं आया। यहां से देख लो, इन्होंने कहा अगर हम बात की जाए, देखो नियरेस्ट, दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल, तो देखो ये एक टेट्राहेड्रल है, ये एक टेट्राहेड्रल है, इनके बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ कितना है। तो ये कितना बताया जी हमने, ये डिस्टेंस बताया हमने √3a/2, √3a/2 बताया, एंड ये वाला डिस्टेंस भी कितना बताया, प्लस √3a/2 बताया, है ना। इसको दो का एलसीएम ले लो, इन दोनों को जोड़ दो तो 2√32, एंड ये आ गया a, है ना, यही होगा ना। इसको जोड़ोगे तो √3 होगा, √2 हो जाएगा ऊपर, √2, एक मिनट रुको भाई, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ना आप यहां से मत देखो, कहीं और से देख लो। एक मिनट रुकिए। द नियरेस्ट, द नियरेस्ट, द नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल, द नियरेस्ट, एक मिनट रुको भाई, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल, दो सबसे पास के जो टेट्राहेड्रल होते हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है। टेट्राहेड्रल आता है उसके सेंटर पे ही, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट राहुल मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट में देख रहा हूं इसको। तो अगर हम बात करें ना इसकी, तो यहाँ कहीं पे आया होगा ये ऑक्टाहेड्रल से, एंड दूसरा जो है वो वहां पे आया होगा। ये शायद भाई आपका हो सकता है कि इनकरेक्ट हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूं, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, हाँ हो सकता है ये, लेकिन रुक जाओ भाई, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं भाई। यहाँ पे a/2 ही लिखा हुआ है, तो a/2 लिखा हुआ है ना, तो a/2 ही होगा फिर वो।
अगर a बाई टू लिखा हुआ है तो वो a बाई टू ही होगा, ऐसे गलत तो नहीं लिखा होगा। मैं एक मिनट चेक भी कर लेता हूँ इसको भाई, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ और फिर इसको बना के देखेंगे। एक बार चेक कर लें। नियरेस्ट a बाई टू ही होता है भाई, मैं कह रहा हूँ ना a बाई टू ही होता है, तो a बाई टू ही होता है। हम्म एक इमेज, वही कह रहा हूँ ना मैं, काफी तरीके से देख सकते हैं। एक इमेज दिखा रहा हूँ आपको, एक इमेज दिखा रहा हूँ, उस इमेज से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अभी एक इमेज आएगी, अभी एक इमेज आएगी, उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना, काफी तरीके, हमें तो नियरेस्ट देखना है ना भाई, हमें तो नियरेस्ट। ये देख लो भाई, यहां से इस इमेज से देखिए, ये सारे टेट्रा है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। अब हम कौन सा देख रहे हैं ना, हम ये बॉडी के डायगोनल वाला देख रहे हैं, ये वाला हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कितना होगा, इन दो के बीच में। वो ना देखो ना भाई, आप ये भी तो देख सकते हो ना। देखो यहां पे इन्होंने कहा कि आप ये वाला देख लीजिए कि ये जो है ना, इससे इससे आपका जो है वो a बाई फोर होता है, और इससे भी आपका a बाई फोर होता है। अगर इससे a बाई फोर होता है तो ठीक है, इससे तो ये देखो इनके बीच का जो आएगा ना नियरेस्ट, आपसे नियरेस्ट की बात की जा रही है भाई, आपसे नियरेस्ट की बात की जा रही, तो नियरेस्ट a बाई टू पे आएगा। रूट थ्री ए बाई जो होता है ना, रूट थ्री ए बाई टू बड़ा होता है a बाई टू से, a बाई टू से बड़ा होता है वो, इसलिए नहीं है वो नियरेस्ट। हाँ वो भी एक डिस्टेंस, बट नियरेस्ट ये है। देखो क्या आपको ये समझ में आया क्या, मुझे एक बार बताना भाई, आया तो, नहीं आया तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं इसको। इसमें जो है ना आपका एक ही दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे दिखा नहीं रखे भाई, इसमें बहुत सारे दिखा नहीं रखे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अरे याद रख लो यार एक बार, बस क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। जितना ज्यादा चक्कर में पड़ोगे ना, मतलब है वैसे समझने वाली चीज है, लेकिन आपका a बाई टू पे ही होता नियरेस्ट। आप तो सिर्फ ये देखे जा रहे हो, आप तो एक जो इस पे है वो, इसका पड़ोसी देख लो ना, इसका जो पड़ोसी है जो दूसरे डायगोनल पे है, वो उसकी बात कर रहा है ये, वो नियरेस्ट हो सकता है कि वो a बाई टू पे हो। तो हमने नियरेस्ट की बात की थी, नियरेस्ट आपका a बाई टू पे ही होगा। समझ में आया, बना के दिखाऊं मैं, बना के दिखाया जा सकता भाई, इसको समझाया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई कोशिश करते हैं बना के दिखाने की, यही डायग्राम बनाऊंगा मैं भी, और क्या बनाऊंगा फिर। चलो कोई बात नहीं यार, कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। टाइम लगे तो लग जाए, टाइम का क्या करना है, कंसेप्ट का करना है हमें तो। देखिए मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे भाई, आपने ये बॉडी का एक वो लिया डायगोनल, ठीक है, एक बॉडी का डायगोनल ये हो गया। दूसरा जो बॉडी का डायगोनल वो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने कहा कि आपका यहां पे है भाई, इस यहां पे, एक मैंने कहा कि आपका यहां पे है, ये बात तो समझे ना। और एक आपका ये तो दो ठीक है, एक आपका कहीं यहां पे है,
और एक आपका कहीं यहां पे है। अब आप ये डिस्टेंस देखे जा रहे हो, है ना, आप कह रहे हो कि ये डिस्टेंस देखेंगे सर हम, अरे भाई नियरेस्ट पूछा है उसने। आप कह रहे हो कि हम तो ये जो फर्स्ट नंबर है और ये जो सेकंड नंबर है ना, इन दोनों का ही डिस्टेंस देखेंगे। चलो ठीक है, ये आपकी बात मान लो कि इसको मैंने फर्स्ट बोला, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। आप 1 और 2 की बात करोगे ना, 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पक्का ही आपका 3a/2 होगा, ठीक है, वो √3a/2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे 1 और 4 का डिस्टेंस पूछोगे या फिर आप मुझसे 2 और 3 का डिस्टेंस पूछोगे तो वो आपका a/2 आएगा, वो आपका a/2 आएगा। अब कहोगे सर कैसे पता लगा आपको a/2 आया? देखो ये इतना जो हो गया ना, इतना पार्ट वो कितना है आपका, वो है आपका √3a/4, ठीक है। उसके बाद आपको देखो बनाना पड़ेगा भाई, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ थीटा का भी रोल आएगा, थीटा वीटा करके पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये बात ध्यान रख लो, मैं पक्का बता रहा हूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस, वैसे दिखने से ही लग रहा है, एक वो वाला डिस्टेंस देख लो और एक ये वाला डिस्टेंस देख लो, तो ये आपका a/2 ही होगा। और अगर और भी ना समझ में आ रहा हो ना, तो आप ये देखो कि अगर हम देखें थोड़ा सा, ये तो आधा ही पोर्शन आ रहा है। अगर इस रेड वाली लाइन को देखो आप, इस रेड वाली को यहां से और यहां तक देखो, क्या ये उसका आधा पोर्शन नहीं है? देखो 1/4 पोर्शन ऊपर है एंड 1/4 पोर्शन नीचे है, मतलब आधा पोर्शन नीचे, आधा ये और आधा ये पूरा। तो ये इसका अगर ये पूरी a है तो ये तो a/2 ही हो गया ना इनके बीच का डिस्टेंस। याद रख लेना स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, हमेशा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो 5 बातें लिखी हैं ये ध्यान रख लेना, बस ज्यादा से ज्यादा इतना पूछेगा। और आईआईटी जैम में भाई सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हाई लेवल का आए तो कंसेप्ट आपका बिल्कुल, पॉइंट मैंने जरूर लिखवा दिया है, अगर पॉइंट याद रख लिया तो भूलोगे नहीं, और एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। आप ये वाला देख रहे हो, आप ये वाला देख लीजिए, बात बराबर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आगे बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था अब HCP की, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात कर रहा था। अब HCP में मैंने जो आपको Z की वैल्यू बताई थी ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो 6 बताए थे। Z जो मैंने बताया था ना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो मैंने 6 बताए थे। इसलिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास n एटम है ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होने चाहिए, 12 होने चाहिए। वैसा ही यहां पे होता भी है। तो 20 टोटल होते हैं, जिनमें से 8 तो अंदर ही लाई करते हैं और 12 ऐसे होते हैं जिनका 1/3 हिस्सा ही एक यूनिट सेल में लाई करता है। इसी प्रकार अगर आप ऑक्टा की बात करोगे तो 6 तो 6 ही मिलेंगे। There are 6 position of octahedral weights in one HCP unit cell and all are completely in the unit cell। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका 6 आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। HCP इनको बना के दिखाना बड़ा मुश्किल है और किसी बुक में मिल जाएगा, हाँ, टाइम वेस्टेज हो जाएगी, आपको याद रखना है, बस याद रखना है। अब चलो जी, इसके ऊपर ये आपने याद रखा, इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से आंसर बताइएगा, है ना। फॉर्मूला बनाने वाले, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक तो फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन वहीं पे पढ़ा दिए थे आपको, कहां पे, बिल्कुल पहले दूसरे लेक्चर में। अब दूसरे यहां पे आते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन, एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे आपका वॉइड्स का भी यूज करवाया जाएगा, ठीक है ना। आंसर बताना स्टूडेंट, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। यहां पे आपका पहला ही पार्ट ले लेते हैं, इसका ए पार्ट। इन्होंने कहा कि हमारे पास ए जो है ना, ए आर अरेंज्ड ऑन CCP। हमारे पास क्या कोई ए है, ए एटम है, आयन कुछ भी लगा लो, आर अरेंज्ड इन CCP। CCP में हमने उसको अरेंज किया है, ठीक है। बी जो है आपका, वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रख दिया आपने, एंड सी को आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रख दिया है। तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैटिस, उस लैटिस का फॉर्मूला क्या आएगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो ए अगर आपने CCP में लाई किया है तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4। CCP में तो 4 ही होते हैं ना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। बी कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जितने n होते हैं ना, n 4 है तो उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे, तो कितने, 8। तो B 8 हो गए, और C की बात करोगे फिर से 4 हो गए। हमें चाहिए होती है यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो, इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा AB2C। क्या आ जाएगा, AB2C।
ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन यहां पे पूछेगा वो ये बोलेगा कि ए तो सीसीपी में ही है, ए तो सेम है, ए सीसीपी में ही है। अब आपसे बोला कि जो बी है ना वो आपका क्या कर रहा है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रहा है। भाई अगर आपके पास n टेट्राहेड्रल है ना, उनमें से 50% के ऊपर ही हमने बी को रखा है, 50% पे ही हमने बी को रखा है, एंड सी को हमने सिर्फ 25% पे रखा है। सी है आपका 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ए आपने रखा है ठीक है, अब बी की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। 8 में से 50% पे आपने रखा है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 कर दो, यानी कि 4 ही। अब 4 बी ऐसे, मतलब 4 बी ही आपको मिलेंगे जो टेट्राहेड्रल पे है ना, 4 हो जाएंगे। अगर सी की बात करोगे तो वो आपके पास होने चाहिए थे 4, लेकिन 1/4 तो वो आएगा 1। कितना आएगा वो आपका 1। इसको सोल्व करोगे तो सिंपलेस्ट रेशो ही है ये आपका, ए 4 हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा, एंड आपका सी 1 हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया। उसके बाद मान लो भाई सी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पे कि ए वही सीसीपी, ए में कोई चेंज नहीं है। अब आपने बी जो है वो 75% ऑफ टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर रहा है, एंड जो सी है वो भी आपका 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल को लाई कर रहा है। तो अब बताइए क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए भाई ए तो 4 ही रहेगा, अब बी कितना था 8, बी कितना था 8 होता अगर 100% होता तो, लेकिन 75% तो हम कर देंगे 8 इंटू में 3/4 कर देंगे, 8 इंटू में 3/4 कर देंगे। समझ में आ रही ना मेरी बात, 8 इंटू में 3/4 कर देंगे। उसके बाद सी की अगर बात करेंगे तो 4 होना चाहिए था, उसका भी हम 3/4 कर देंगे। 3/4 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 75% का मतलब 3/4 ही होता है। इसको जब आप यहां से देखेंगे ये 2 पे जाएगा, इसको देखेंगे तो ये 1 पे जाएगा, ओवरऑल यहां पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन A2 B3 एंड C3, ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए ये A4 बनेगा एंड B6 बनेगा, C3 बनेगा ना, ये आएगा। अब इसमें कोई कॉमन लेने वाला है नहीं, ये सिंपलेस्ट रेशो ही है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशो ही है। ठीक है, सभी को ये समझ में आया क्या। अब देखना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अब भाई यहां पे देखो थोड़ा सा ना आपका स्पाइनल से रिलेट किया जा सकता है, थोड़ा सा आपका स्पाइनल से रिलेट कर लेते हैं अब इसको। भाई आपके पास एक मिक्स ऑक्साइड होते हैं जिन्हें हम स्पाइनल्स बोलते हैं, स्पाइनल्स। क्या फॉर्मूला होता है स्पाइनल्स का, फॉर्मूला क्या होता है, वो पूरा फॉर्मूला बना कहां से है, उसका यूज होता B6, हाँ B6 उसका यूज होता, क्या होता वो देखना, AB2 एंड O4। तो स्पाइनल सिंपली क्या होते हैं आपका, इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन आया था भाई, गेट 2017 में, गेट में भी आ चुका और जेईई एडवांस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एंड जैम में क्वेश्चन आए हैं स्पाइनल से, उसमें इसका यूज होता है। वहां पे कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, बताओ इनवर्स स्पाइनल, या ये सेम क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें होता क्या है अगर आप बात करोगे, स्पाइनल्स आर मिक्स्ड ऑक्साइड इन्हें हम बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो बी होता है ना, ये दो ऑक्सीडेशन, ये जो यहाँ पे ए और बी है ना, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे एक अगर एग्जांपल दूं मैं स्पाइनल का, तो आपने देखा होगा Fe3O4। अब ये एक स्पाइनल है, आपको कैसे पता लगा, ये ऐसे पता लगता है कि एक यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पे 2 Fe3 पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो ये जो आपको F3 नजर आ रहा है ना, इनमें से एक F तो जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, और एक F जो होता है ना वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है ना। अब है ना, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताएंगे ना कि कौन इनवर्स स्पाइनल है, तो कोऑर्डिनेशन में भी क्या होता है, सीएफटी में हम जो है, सीएफटी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो
तो वो आयनिक कंपाउंड के लिए ही थ्योरी होती है। तो वहां पे भी क्या बनता है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। अगर आपका कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टेट्राहेड्रल वॉइड में आ जाए और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आ जाए तो हम उसे नॉर्मल स्पाइनल बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये कहानी वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस समझा रहा हूं। तो सर यहां पे क्यों बता रहे हो, ये यहां पे क्या यूज होता है? मान लो अब देखो एग्जामिनर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये सेम क्वेश्चन गेट 2017 में पूछा था, जो अभी मैं करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन गेट 2000 का है एंड ये जेई में भी पूछा जा चुका, जेई एडवांस में। O2 नेगेटिव बोला कि एक ऑक्साइड है, O2 नेगेटिव होता ही है, एक आपके पास X है और एक आपके पास Y है। इन्होंने कहा जो ये ऑक्सीजन है ये CCP शो कर रहा है, CCP क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। X जो है ना वो आपका 1/8 है ना, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। एंड जो Y है ना आपका वो 1/2 है, यानी कि 1/2 है ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बताइए कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना, इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए अब हमें ना यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में O2 नेगेटिव को हमने मान लिया कि हमारे पास वो X है, O नेगेटिव हमारे पास X है। अगर X है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2X हो जाएंगे। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, आपका X हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, X। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए भाई, इसमें चार्ज भी होता है यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर आप चार्ज भी दिखाओ। यहाँ पे आपको दिखाना है कि +2 है एंड यहाँ पे आपको दिखाना है कि +3, चार्ज भी दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें आपका X2 पॉजिटिव, तो X2 पॉजिटिव अब कितने हो गए, 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड है 2X, उसका 1/8 कर दो, उसका 1/8 कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका X/4। ठीक है, Y3 पॉजिटिव निकालोगे तो कितना हो जाएगा, X एंड उसका कर दो 1/2, X है उसका कर दो 1/2। फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ O जो है O वहां पे लिखा जाएगा, या पहले X लिख लो कोई बात नहीं है। आपका जो X2 पॉजिटिव है उसके नीचे हमने लिख दिया X/4। ठीक है, उसके बाद जो Y था Y3 पॉजिटिव उसके नीचे लिख दिया X/2 एंड जो आपका O था उसके नीचे लिख दिया ओनली X। ठीक है, तो आपको तो सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, पहले तो X X X, यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे X अकेला आ जाएगा, Y2 आ जाएगा एंड आपका O4 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बना है ना आपका, एक चीज और है यहाँ पे देखने वाली कि जो यहाँ पे +3 जो ये 2 है ना, ये जो 2 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले 2 होते हैं एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक होता है। यहां से ये बात भी प्रूव हो रही है और ये बात सही भी है, क्योंकि हमें पता अगर 4 O2 नेगेटिव है ना, 4 O2 नेगेटिव है तो 8 नेगेटिव है, तो यहां पे 2 ही मिलेंगे आपको Fe3 पॉजिटिव वाले ताकि 6 हो जाए, और एक आपको मिलेगा Fe2 पॉजिटिव वाला। तो ये जो स्पाइनल होते हैं ना आपका AB2 जो मैंने बताया, इस AB2 में भी आप ये देखेंगे कि जो आपका B होता है ना वो वो +3 वाला होता है एंड जो A होता है वो +2 वाला होता है। समझ में आ रही है क्या बात आप सभी को? जल्दी से बता दीजिए। मिक्स ऑक्साइड ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी मेटल आयन, उसी को हम आपका स्पाइनल बोलते हैं, उसी को हम स्पाइनल बोलते हैं। जैसे एक दो और एग्जांपल लिखवाऊं स्पाइनल का, तो FeO आपने ले लिया एंड प्लस में Cr2O7, तो ये भी एक स्पाइनल ही होता है, FeCr2 एंड O4, तो ये भी एक स्पाइनल का ही केस है, ये भी एक स्पाइनल का ही केस है। ठीक है, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, इसी से स्पाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि यहां पे बोला है कि यहां पे कि O2 नेगेटिव है, ये वो CCP में आ रहा है O2 नेगेटिव यहां पे, और आपसे बोला गया कि m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, m फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वो है आपका किसके ऊपर, Al3 पॉजिटिव के ऊपर, एंड n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो है आपका Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको बताना m एंड n क्या होंगे, m एंड n रिस्पेक्टिवली बताइए क्या होंगे, m एंड n आपको बताना है कि क्या होंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑप्शन दिया पहला कि 1/2 एंड 1/8,
बी ऑप्शन आपको दिया था कि 1 एंड 1/4, सी ऑप्शन जो दिया था वो दिया था 1/2 एंड 1/2, एंड डी ऑप्शन जो दिया था आपको वो 1/4 एंड 1/8 दिया था। तो फटाफट से इसका आंसर बता दे। एंड उसके बाद जो है ना और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं अभी। नेक्स्ट जो क्लास होगी अभी थोड़ी सी देर के बाद 4:30 बजे, आज 4:30 बजे होगी, हाफ वो 4 बजे होती थी, वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, तो वो देखेंगे फिर उसके ऊपर मैं और भी जबरदस्त एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, इसी के ऊपर टेट्राहेड्रल, अभी बॉडी डायगोनल को हटाएंगे, एक फेस को हटाएंगे, एक एज को हटाएंगे, और फिर देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर देखना क्वेश्चन क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा भाई आपका, तो Al3 पॉजिटिव वाला जो होता ना, Al3 पॉजिटिव वो, एंड आपका M2 पॉजिटिव वाला, उसका कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला बनाऊं तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका Mg Al2 एंड O4, ये बनेगा। ठीक है, अब ये देखो आप जो एल्यूमिनियम है ना, M फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, तो अगर ये 4 है तो यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 8, एंड यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 4, है ना। तो M जो है वो फ्रैक्शन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम करेंगे आपका, यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? ए। If m fraction of octahedral voids is Al3 positive and n fraction of tetrahedral voids is, तो ये रहा, एक आ गया, m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड n की वैल्यू आ जाएगी 1/8। कितनी आ जाएगी? 1/8 आ जाएगी। क्योंकि देखो अब यहां पे कहोगे सर ये 1/2 कैसे आ गया, है ना। देखो 1/8 तो चलो सर समझ में आता है, ठीक है, ये 1/2 कैसे आ गया? अब ये देखो ना, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो इन्होंने एक Al3 पॉजिटिव 2 है, और टोटल ऑक्टाहेड्रल 4 होते तो 1/2 आ गया। कितना आ गया टोटल? 1/2 हो जाएगा ये। अरे हो जाएगा क्या? इसके बाद देखो और भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये रहा क्वेश्चन, है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। जब तक इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो जो नेक्स्ट क्लास है वो